हेलो दोस्तों, मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर आर्मी पेपर हैकर पर। आज हम देखेंगे फिजिक्स के आगे के क्वेश्चन। इसमें आज देखेंगे फिजिक्स का हीट चैप्टर को, ऊष्मा ऊष्मा चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उन्हें हम देखेंगे। ठीक है, तो आज हम आ जाइए पहले देखते हैं ऊष्मा के क्वेश्चन। पहला चैप्टर है हमारा वस्तु। पहला क्वेश्चन है हमारा, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु अणु की चाल बढ़ जाएगी या ऊर्जा कम हो जाएगी, का भार बढ़ जाएगा या भार घट जाएगा। यानी अगर किसी वस्तु को हम गर्म करें, मान लीजिए कोई वस्तु है, एक ये मान लीजिए भगोना है, इसमें क्या है, पानी रखा हुआ, नीचे हमने क्या जला दिया, बर्नर जला दिया। क्या जला दिया? बर्नर जला दिया। जब अब इसमें बर्नर जला के हम इसे गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या होगा, इसके अणु जो पानी, ऐसे मान लीजिए पानी भरा हुआ है, इसमें पानी के अणु जो है वो क्या करेंगे, गति करने लगेंगे। आप देखेंगे कि पानी के जो अणु होंगे वो नीचे से उठकर कहाँ जाने लगेंगे, ऊपर जाने लगेंगे। ऐसे ये है अणु, और ये जैसे ही गर्म होंगे, गर्म होकर हल्के हो जाएंगे और ऊपर की ओर आने लगेंगे। तो क्या होगा, यानी पहले जो अणु थे इसके वो बिल्कुल शांत अवस्था में थे। जैसे ही हमने ऊर्जा दी तो उन्होंने क्या करनी शुरू कर दी, गति शुरू कर दी। तो क्या हुआ कि अणु की, जब हम वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके अणु क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा करने लगते हैं, मतलब चाल उनकी बढ़ जाती है, यानी चाल बढ़ जाती है। जैसे ही अगर हम किसी वस्तु को या धातु को अगर हम ताप यानी गर्म करेंगे, अब देखो कोई धातु है, अगर मान लीजिए लोहा ही है, लोहा को अगर हम गर्म करते हैं, बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं, तो उसके अणु की गति बढ़ जाती है। गति बढ़ने के कारण क्या होता है, वो तरल अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर वस्तु को गर्म करेंगे तो उसके अणु की क्या हो जाएगी, चाल बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का ताप उसका सूचक होता है, यानी कोई वस्तु है तो उसमें तापमान है, उसका मतलब क्या है, उसके अणु की कुल ऊर्जा, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा, उसके अणु का कुल वेग, या उसके अणु की कुल औसत गतिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है, तो अगर ये आपको याद रखना है कि कोई भी वस्तु अगर उस पर ताप है तो ताप में जो ऊर्जा होगी ताप के कारण, वो जो होती है अणुओं की औसत ऊर्जा के बराबर होती है। किसके? अणुओं की औसत ऊर्जा का। यानी किसी वस्तु का ताप उसका सूचक होता है, तो वो अणुओं की औसत ऊर्जा का सूचक होता है। क्या होता है? अणुओं की औसत ऊर्जा का सूचक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वस्तु के ताप सूचक करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा, इसका क्या होगा, तो इसकी बात करें कि वस्तु के ताप सूचक करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा उस वस्तु के अपेक्षाकृत ताप पर की वस्तु के प्रभावित होगी, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु की ओर प्रभावित होगी, उस वस्तु में पृथ्वी से प्रभावित होगी, या पृथ्वी से उस वस्तु में प्रभावित होगी। तो देखो, आपको पता होना चाहिए ऊष्मा हमेशा क्या होती है, या हीट या ताप जो होता है वो क्या होता है। देखो, ताप हमेशा क्या करता है, ताप या ऊष्मा, ऊष्मा हमेशा ट्रेवल कर, ऊष्मा ऊष्मा जो का चालन जो होता है वो होता है कम ताप से, कम ताप से अधिक ताप से कम ताप की ओर, अधिक ताप से कम ताप की ओर, अधिक ताप से कम ताप की ओर। देख, अगर ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा हमेशा यात्रा किधर करती है, कि अधिक ताप से कम ताप की ओर ऊष्मा क्या करती है, प्रवाहित होती है। ऊष्मा हमेशा क्या होती है, अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रभावित होती है। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा कि अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तुओं में उस वस्तु को प्रभावित होगी। मतलब वस्तु ताप जो होता है, ऊष्मा जो होती है, ऊष्मा जो होती है हमेशा अधिक ताप से कम ताप वाली वस्तुओं की ओर प्रवाहित होती है। तो किधर होगी, अपेक्षाकृत कम ताप वाली, यानी कोई कम ताप वाली वस्तु होगी तो उसमें उधर की तरफ प्रवाहित होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ गई, स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई, या इंतरिक ऊर्जा बढ़ गई, या ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई। तो अगर किसी वस्तु में अगर ताप बढ़ाते हैं तो क्या देते हैं हम, उसमें देते हैं ताप, और ताप से क्या प्राप्त होती है, ऊष्मा। तो अगर किसी वस्तु को हम गर्म करेंगे तो उसकी क्या बढ़ेगी, ऊष्मा ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, ऊष्मा ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगर हम किसी में उस ताप देते हैं तो ताप के कारण उसमें क्या बढ़ती है, ऊष्मा ऊर्जा बढ़ती है। अगर बात करें उसके अणुओं की तो उसके अणुओं की गति बढ़ जाती है, लेकिन उसकी जो होती है ऊष्मा ऊर्जा बढ़ती है, और गति
अणुओं की गति भी बढ़ जाती है साथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणु, हमने क्या किया, पहले देखो वस्तु को गर्म किया। जब ये मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसमें क्या मान लीजिए पानी भरा हुआ है, जब हमने पानी को गर्म किया बर्नर से हमने क्या किया, गर्म किया। गर्म करने के कारण क्या हुआ, इसके अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ गई। क्या हो गई, गतिज ऊर्जा बढ़ गई, यानी अणुओं की गतिज ऊर्जा। पानी कैसे बना होता है, छोटे छोटे अणुओं से, जैसे H2O क्या है, एक अणु है, उससे बनकर बना होता है। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं कि जैसे ही हमने ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाने के कारण इसके अणु ऊपर भागने लगते हैं, जैसे ही जो गर्म होगा वो ऊपर होकर उठ के चला जाएगा, तो अणु की होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब ये क्या कह रहा है, अगर वस्तु को हम ठंडा कर दें तो जस्ट उल्टा हो जाएगा कि अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, गति कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, अणुओं की गति चाल जो हो जाएगी घट जाएगी, चाल या गति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर हम गर्म करते हैं तो अणुओं की गति बढ़ जाती है, अगर हम ठंडा करेंगे तो गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था। यानी ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊष्मा को हम कार्य में बदला जा सकता है। ये क्या है, किसने कहा था कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और इसे हम कार्य में बदला जा सकता है। इसको किस वैज्ञानिक ने प्रत्यक्ष रूप से कहा था, डेवी ने, सेल्सियस ने, रैमफोर्ड ने या फॉर्नहेट ने। तो बताइए किसने किया था। तो इसकी बात करें तो किसने कहा था, रैमफोर्ड ने कहा था। किसने, रैमफोर्ड ने। सेल्सियस की बात करें तो इसने तापमान की केल्विन को, फॉर्नहेट तापमान का जो हमारा यूनिट है सेल्सियस, और फॉर्नहेट ये भी है, और डेवी ये क्या है, साइंटिस्ट है। इनके नाम पर ही क्या रखा गया है, जैसे आपने देखा कि इतनी डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ताप के बारे में इन्होंने खोज की थी, उसी की वजह से इनका नाम, तापमान की जो हमारी मात्रक है वो भी क्या, सेल्सियस है। और ताप का ऐसा ही मात्रक की बात करें तो क्या होता है, तो होता है केल्विन। तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। और ऊष्मा का मात्रक जो होता है ऊर्जा या कैलोरी, जूल या कैलोरी होता है। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल या कैलोरी। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया, किसने किया था। तो इसकी बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो किसने किया था, डेवी ने किया था। किसने, डेवी ने। देखो बात करें, एक कैलोरी बराबर जो मान होता है वो होता है 4.186 जूल, या हम इसे इतना भी लिख सकते हैं 4.2 जूल भी लिख सकते हैं इसे, कहीं कहीं ये दिया होता है। और बात करें एक जूल बराबर जो होता है, एक जूल बराबर बात करें तो 10 की पावर 7 अर्ग होता है। कितनी, 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब किसी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं, जिसका मान है। तो देखो क्या होता है, एक मैंने क्या बताया, देखो अगर हम किलो कैलोरी में बदलेंगे, इसका मान जो होता है वो होता है 1.1818 अर्ग कैलोरी। ठीक है, तो देखो अगर आप देखें तो ये तीनों वैल्यू अलग अलग हैं। इसने क्या किया है, देखो किलो कैलोरी में बदलेंगे तो क्या करेंगे, हम 1000 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर हम देखो कैलोरी में रखेंगे तो 1000 से भाग करनी पड़ेगी। अगर अर्ग से करते हैं तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। 10 की पावर क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। क्या हो गई है, 10 की पावर 7। एक पहले ये यूनिट आपको बताई थी मैंने अभी जस्ट पहले ही, एक कैलोरी बराबर जो होता है हमारा वो क्या होता है, पहले ये मान पता होने चाहिए तब आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। कैलोरी बराबर जो होता है वो होता है 1.86 जूल होता है। और मैंने बताया एक जूल बराबर जो होता है 10 की पावर क्या होती है, 7 अर्ग होती है, 7 अर्ग। ठीक है, अगर बात करें जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं तो उसे कहते हैं जूल। क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। और एक जूल की वैल्यू क्या होती है, 4.186 होती है। तो अगर हम देखें इसमें क्या करें, किलो कैलोरी है, अगर इसमें 1000 से किलो का मतलब होता है 1000, किलो का मतलब क्या होता है 1000,
तो ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखो कितनी, अगर हम देखें ये तीनों वैल्यू जो हैं वो लगभग एक ही हैं। इन्होंने क्या किया है, बस डायमेंशन को चेंज किया है, आर्ग से जूल में किया है, जूल से किलो कैलोरी में किया है, बस यही अंतर है। अगर आपको ये क्वेश्चन जब समझ में आएगा जब आपको ये वैल्यू याद होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा इनमें से कौन सा सही है, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। अगर बात करें, देखो ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जो होता है उसे बोलते हैं जी, और जे बराबर जो होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। ये जे क्या है, ये ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है। ये ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जो होता है डब्ल्यू बराबर क्या है, लिख लीजिए, जे बराबर क्या है, ऊष्मा का तुल्यांक, डब्ल्यू क्या है, कार्य है, और क्यू क्या है, ऊष्मा है, क्या है, ऊष्मा है। तो ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक क्या है, यांत्रिक तुल्यांक है ये, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, या ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक बराबर जो होता है वो कार्य बटे ऊष्मा होता है। क्या होता है, कार्य बटे ऊष्मा होता है। मतलब जे बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो किस में बन रहा है, देखो ये ए में बन रहा है, ये ए में बन रहा है, तो ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जे क्या है, ऊष्मा का तुल्यांक, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। अगर जूल की बात करें, एक जूल बराबर क्या होता है, तो 4.186 जूल होता है, एक कैलोरी बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। ये क्रिया में इसमें क्या होता है कि उसका ताप बढ़ जाता है। तो बात करें देखो इसकी, अगर किसी पानी को हम लगातार उसमें, मान लीजिए कोई पानी है, पानी में आप कोई यंत्र चला रहे हैं, तो मान लीजिए उसमें आपने डंडे से घुमाना शुरू कर दिया तेज तेज, तो उसमें ऊष्मा बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी, क्योंकि आप उसमें मैकेनिकल यानी यांत्रिक ऊर्जा का यूज करके उसको पानी को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हो। मान ऐसे समझिए, ये क्या है, एक कोई बाल्टी है, इस बाल्टी में क्या पानी भरा हुआ है, और आपने लिया डंडा, और डंडा लेके इसमें पानी को घुमाने लगे, पानी को गोल गोल घुमाने लगे, तो पानी क्या करेगा, इसमें गति करने लगेगा, और गति करने के यानी जो डंडे से आप ऊर्जा दे रहे हैं उस ऊर्जा से क्या होगा, पानी में थोड़ा तापमान बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, पानी का थोड़ा तापमान बढ़ जाएगा। किस कारण हो जाएगा, कि यांत्रिक ऊर्जा, आप डंडे से क्या दे रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है वो ऊष्मीय ऊर्जा में हो जाता है, इसलिए पानी का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि हमने डंडे से क्या दी, यांत्रिक ऊर्जा दी, और यांत्रिक ऊर्जा से क्या हुआ, पानी को घुमाया हमने, इससे क्या हुई, यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदल गई और पानी थोड़ा सा गर्म हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च होता है। देखो बाष्प इंजन मतलब, बाष्प का मतलब है स्टीम इंजन। क्या होता है, स्टीम इंजन होता है, स्टीम इंजन, स्टीम इंजन। स्टीम इंजन क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि स्टीम इंजन में क्या करते हैं। स्टीम इंजन चलता है हमारा कोयला से। कैसे चलता है, कोयला से। बॉयलर होता है, बॉयलर में क्या होता है, पानी भरा होता है, नलियों में, पाइप की नलियों में पानी भरा होता है, और उस बॉयलर में क्या नीचे से कोयले से आग जलाते हैं। जब कोयले से आग जलाते हैं, आग जलने से जब उन पाइप का क्या बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ने से जो पानी होता है वेपरेट होकर वाष्प बन जाता है, और वो जल वाष्प को हम किस पे डालते हैं, टरबाइन पे डालते हैं, इससे हमारा इंजन घूमने लगता है। ठीक है, तो जलवाष्प किस पे काम करता है, तो बॉयलर के अंदर निम्न दाब पर पानी जो होता है, बॉयलर के अंदर जो होता है उच्च दाब पर, बॉयलर जो होता है उसमें, ऐसे समझिए ये क्या है, बॉयलर है, मैं समझा देता हूँ आपको। ये मान लीजिए यहाँ से पानी गया, ऐसे पानी जाता है और बाहर निकल जाता है। ठीक है, और नीचे क्या होता है, ये बॉयलर है, बॉयलर में क्या होती है, नीचे आग लगी हुई होती है। क्या होती है, आग लगी हुई होती है। जब ये आग की लपटें, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है इनका, जब इस आग की लपटें इस पानी से होकर, पानी में जो पाइप होते हैं लगे हुए बॉयलर में, इन बॉयलर में जब ऊष्मा यानी गर्म गर्म होती हैं, गर्म होने के कारण इन पाइप के अंदर क्या होता है, पानी भरा होता है, वो पानी क्या होता है, जलवाष्प में बदल जाता है, और इस वाष्प से क्या दाब प्राप्त होता है, उस दाब से क्या होता है, हमारा स्टीम इंजन चल जाता है। ठीक है, तो स्टीम इंजन के अंदर जो हमारा बॉयलर होता है, उस बॉयलर में उच्च दाब की क्या भरा हुआ था, पानी भरा हुआ होता है। ठीक है, तो क्या बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। जो बाष्प इंजन यानी स्टीम इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च होता है, तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब का क्या होता है, पानी भरा होता है, इसलिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
शीतकाल में हेडपंप का पानी गर्म होता है, क्यों? शीतकाल में क्या होता है, इस ठंड के मौसम में, अभी ठंड का मौसम चल रहा है, आप जैसे ही नल चलाओगे तो नल में क्या होता है, नल का जब पानी निकालो तो वो थोड़ा गर्म रहता है। क्यों गर्म रहता है? तो देखो पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, यानी वो एक फिक्स तापमान है पृथ्वी का, उस तापमान पर हमेशा रहती है, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो। ठीक है, या चाहे ठंड पड़ रही हो चाहे गर्मी पड़ रही हो, तो पृथ्वी का तापमान बदलता नहीं है मौसम के हिसाब से। लेकिन हमारे वातावरण का जो तापमान है वो बदलता रहता है मौसम के हिसाब से। ऐसे मान लीजिए अभी ठंड पड़ रही है तो हमारे वातावरण में क्या है, ज्यादा ठंड है, टेम्परेचर गिरा हुआ है। अगर जैसे ही गर्मी पड़ती है तो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। लेकिन पृथ्वी का टेम्परेचर जो होता है वो ऋतुओं के हिसाब से चेंज नहीं होता है, इसलिए पृथ्वी का टेम्परेचर फिक्स रहता है। अगर उसी ऐसे ही देखें तो हमें ठंडों में क्या दिखता है कि पानी गर्म है, और क्यों गर्म गर्म दिखता है, क्योंकि हमारा वातावरण ठंडा होता है। और गर्मियों में हम देखें तो हमें क्या लगता है, पानी ठंडा लगता है, ताजा पानी। क्यों लगता है? क्योंकि वातावरण हमारा गर्म होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पृथ्वी के भीतर वायुमंडल का तापमान से अधिक होता है। यानी पृथ्वी का जो तापमान है ठंड के मौसम में, पृथ्वी का तापमान जो होता है वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। और बात करें गर्मियों के मौसम में, गर्मियों में क्या होता है, पृथ्वी का जो भीतर का तापमान होता है वो वायुमंडल के तापमान से कम होता है, इसलिए हमें गर्मियों में पानी ठंडा दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसआई सिस्टम में तापमान का मात्रक क्या होता है? तो एसआई सिस्टम में तापमान का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। और केल्विन को हम किससे डोनेट करते हैं? कैपिटल के से डोनेट करते हैं। ठीक है, तो एसआई सिस्टम में तापमान का मात्रक क्या है? केल्विन है। ठीक है, हमारे हमने पढ़े हैं कि हमारे जो बेसिक वाले हमारे मात्रक होते हैं वो होते हैं 7 प्रकार के मात्रक होते हैं। उनमें से एक क्या है, हमारा तापमान है। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से ऊष्मा का मात्रक नहीं है। ऊष्मा का मात्रक नहीं होगा, बताइए। कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल या डिग्री फॉरेनहाइट। तो अगर बात करें, देखो डिग्री फॉरेनहाइट की, डिग्री फॉरेनहाइट क्या है? ये तापमान का मात्रक है। किसका? ये ताप का मात्रक है, ताप का मात्रक है। अगर हम देखें हमारा जो शरीर का टेम्परेचर है, या तो हम सेल्सियस में मापते हैं या फॉरेनहाइट में। मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है? 98 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। तो जो फॉरेनहाइट क्या है, हमारे ताप का मात्रक है। जूल, किलो कैलोरी और कैलोरी ये क्या है? सारे मात्रक है किसके? ऊष्मा की। देखो एक अगर बात करें, 1 जूल बराबर जो होता है 10⁻7 अर्ग होता है। एक कैलोरी की बात करें तो 1 कैलोरी बराबर क्या होता है? 4.186 जूल होता है। अगर बात करें 1 किलो कैलोरी की, 1 किलो कैलोरी बराबर क्या हो जाएगा? 4186 जूल। ये क्या हो गई? ये सारे मात्रक क्या हैं? किलो कैलोरी और जूल, ये क्या है? सारे ऊष्मा के मात्रक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ताप, ताप का ऐसा ही मात्रक क्या है? अभी जस्ट हमने देखा था, इसमें पहले क्वेश्चन में क्या था? केल्विन था। ठीक है, बेसिक मात्रक है हमारे 7 में से कौन सा एक क्या है? केल्विन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होगा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होगा? तो देखो अभी जस्ट हमने देखा था 1 किलो कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर पता होना चाहिए आपको। कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर क्या लिखते हैं हम? 4.186 जूल, या इसे हम लगभग में मांग लेते हैं तो क्या होता है? 4.2 जूल मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम 1 किलो कैलोरी बराबर देखें, 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी बराबर क्या हो जाएगा? किलो का मतलब होता है 1000, तो हम क्या कर देंगे? देखो 4.2 क्या है? 4.2, और 1000 का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? 1000 होता है किलो का मतलब, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो या तो हम इसे 4200 लिख सकते हैं, 4200 लिख सकते हैं, 4200 जूल, या फिर हम अगर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4.2 गुणा 10⁻² +3 जूल। 4.2 गुणा 10⁻+3 जूल भी लिख सकते हैं। तो किसमें बन रहा है? ये बन रहा है हमारा सी में। सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जल प्रपात के अध स्थल पर पानी का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? तो इसका आंसर देना होगा। इसका आंसर क्या होगा? देखो ये कह रहा है, कोई मान लीजिए पानी है, झरना समझिए, झरना है, झरने से ऊपर से पानी गिर रहा है,
पानी गिर रहा है तो आप देखते हैं उसमें, इसका कहने का मतलब ये है अगर जहाँ झरने से पानी नीचे गिर रहा है तो क्या होगा, ऊपर उसकी ऊपरी सतह पर क्या होगा, पानी थोड़ा ठंडा होगा, और अगर उसकी नीचे सतह पर जाओगे तो पानी थोड़ा गर्म रहेगा। क्यों गर्म रहता है? आधे स्थल पर जल की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, आधे स्थल पर पृष्ठ ऊष्मा अधिक उपलब्ध कराता है, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, गिरता हुआ जल परिवेश में ऊष्मा का शोषण करता है। तो देखो, जल में ऊष्मा, जल अगर पानी गर्म हो रहा है तो गर्म होने के एक ही कारण है कि उसमें ऐसे गतिज ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मा में बदल रही होगी। तो बात करें, अरे गिर रहे जल का गतिज ऊर्जा है वो क्या होती है, ऊष्मा में बदल जाती है, इसलिए अधस्थल का पानी क्या होता है, गर्म दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गर्मियों में तापमान 46 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाने पर भी ऊंट को गर्मी की राहत महसूस करता है। यानी ऊंट, अगर मान लीजिए गर्मी, रेगिस्तान में गर्मी जो पड़ती है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाती है, और ये कह रहा है कि अगर 46 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंच गया है तो ऊंट इसे हालात में, गर्मी के मौसम में अपने आप की राहत कैसे महसूस करता है। तो देखो, गर्मी को कम करने के दो उपाय हैं। ऐसे मान लीजिए क्या है, 46 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर आपको इसमें, इस तापमान में आपको रहना है तो आपको क्या करना है, इसके दो उपाय हैं। या तो इस तापमान को गिराकर आप 20 डिग्री ले जाएं, तो या तो आप इसका तापमान कम कर दें। अगर तापमान कम करेंगे तो हम रह सकते हैं। अगर हम क्या करें कि हम अपने शरीर का ही टेम्परेचर क्या कर लें, इसके आसपास कर लें। इसका मान लीजिए ये 46 है तो हम 42 डिग्री सेंटीग्रेड कर लें। अगर हम मान लीजिए अपने शरीर का तापमान कितना कर लें, 42 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो हमें ये गर्मी महसूस ही नहीं होगी। यानी गर्मी को मारने के दो तरीके हैं, या तो गर्मी को गर्मी से मारो या फिर गर्मी को ही ठंडा कर दो। ठीक है, तो ऊंट क्या करता है, अपने शरीर के तापमान को क्या कर देता है, उस गर्मी के बराबर ले जाता है। ठीक है, इसलिए उसे गर्मी नहीं लगती है। कितना कर लेता है, वो कर लेता है अपने शरीर के तापमान को 42 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्मी को कम करने के दो ही उपाय हैं, या तो आप गर्मी को कम कर दो, यानी टेम्परेचर गिरा दो, और टेम्परेचर नहीं गिरा पा रहे हो तो अपने ही शरीर का तापमान उतना बढ़ा लो कि हमें गर्मी महसूस ही ना हो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऊंट क्या करता है, अपने शरीर का तापमान बढ़ा लेता है गर्मियों के टाइम में, जिससे क्या होता है, उसे गर्मी महसूस नहीं होती और आसानी से रेगिस्तान में सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बर्फ पर दाब बढ़ने पर उसका गलनांक। देखो मैंने क्या बताया, जो हमारा प्रेशर होता है वो गलनांक का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। गलनांक का ये हम पहली की क्लासों में समझ चुके हैं कि अगर हम देखो प्रेशर को बढ़ाएंगे यानी दाब को बढ़ाएंगे तो गलनांक हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम दाब को बढ़ा रहे हैं, गलनांक क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। मतलब अगर आपने दाब बढ़ा दिया, दाब बढ़ाने की कह रहा है, तो गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जैसे ही अगर मान लीजिए कोई बर्फ की सिल्ली है, अगर उस पर आप दाब डालते हैं वो तो जल्दी पिघल जाती है, जल्दी पानी में बदल जाती है। मतलब वो जल्दी ही उसका गलनांक कम हो जाता है और जल्दी आसानी से पिघलने, पानी में बदलने लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैस तापमापी ध्रुव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदनशील होते हैं। क्यों? क्योंकि गैस का जो प्रसार गुणांक है वो अधिक होता है। प्रसार गुणांक का मतलब है कि गैस बहुत जल्दी फैल जाती है। अगर ध्रुव को फैलाओगे तो फैलने में टाइम लगता है। गैस को अगर किसी कमरे में खुली छोड़ दो, चंद सेकंडों में पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो गैस का क्या होता है, प्रसार गुणांक अधिक होता है। इसलिए हम इस क्या करते हैं, गैस तापमापी का ज्यादा संवेदनशील मानते हैं। क्यों? गैस वाला बहुत जल्दी फैल जाता है, इसका प्रसार गुणांक बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ताप युग्म थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर वर्क करता है? तो जितने भी तापमापी हैं वो किस पर वर्क करते हैं, वो करते हैं सीबेक इफेक्ट पर। किस पर? सीबेक इफेक्ट पर। सीबेक इफेक्ट क्या होता है, मान लीजिए दो विभिन्न अलग अलग तापमान के दो ताप हैं, उसमें अगर हम तार कनेक्ट करते हैं तो उसमें विद्युत धारा बहने लगती है, उसे कहते हैं हम सीबेक इफेक्ट। और सीबेक इफेक्ट से ही क्या होता है, ताप युग्म तापमापी सिद्धांत पर वर्क करते हैं। किस पर? सीबेक के इफेक्ट पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक ऊंचे तापों को मापन की जाती है, यानी अगर बहुत हाई टेम्परेचर है तो हम किसे मापते हैं, किसके द्वारा माप सकते हैं? जैसे हम सूरज का तापमान मापना चाहते हैं तो उसे हमें मापने के लिए किस मीटर का जरूरत पड़ेगी, किस तापमापी की जरूरत पड़ेगी? तो देखो
प्लेटिनियम प्रतिरोध तापमापी, ताप युग्म तापमापी, या पूर्ण विकिरण तापमापी से, या नाइट्रोजन गैस तापमापी। तो देखो गैस की बात करें, नाइट्रोजन गैस को गर्म करोगे तो ये क्या हो जाएगी, अवक्रिया करने लग जाएगी। ताप युग्म तापमापी, तो अगर कोई भी अगर हम लेंगे मटेरियल तो इतना कोई भी तापमान नहीं झेल सकता कि 1.5 किलोमीटर 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड झेल सके। ठीक है। अब प्लेटिनियम प्रतिरोध की बात करें तो प्लेटिनियम का भी कोई, प्लेटिनियम भी 1.5 करोड़ या 1 करोड़ तापमान नहीं झेल सकती। अगर हम सूरज का तापमान मापना चाहते हैं तो हम किससे नापेंगे, विकिरण के थ्रू, विकिरण उत्तर तापमापी के द्वारा मापते हैं। यानी उससे सूर्य से जो विकिरण निकली होंगी उस विकिरण को सेंस करके क्या नापते हैं, तापमान नापते हैं। और ये पूर्ण विकिरण उत्तर तापमापी से मापते हैं। ऐसे ही क्या होता है, पायरोमीटर होता है जो हाई टेम्परेचर को माप सकता है। ठीक है। पूर्ण विकिरण उत्तर तापमापी किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है, इसकी बात करें तो ये करता है स्टीफन के नियम पर। किस पर करता है, स्टीफन के नियम पर काम करता है। कौन, पूर्ण विकिरण उत्तर तापमापी किस पर काम करता है, स्टीफन के नियम पर। स्टीफन का नियम क्या है, किसी काली परत के एकांक क्षेत्रफल के प्रति सेकंड में उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा को परम ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। कितना, देखे ई बराबर जो होता है, जो परम ताप जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी की तापमान की चौथी घात के बराबर। ये किसका नियम है, स्टीफन का नियम है। और जो पूर्ण विकिरण तापमापी है वो किस पर काम करता है, स्टीफन के नियम पर कार्य करता है। ठीक है। दूर की वस्तुओं को जैसे सूर्य आदि का ताप किस विकिरण के द्वारा मापा जा सकता है, तो जस्ट अभी मैंने बताया किसके द्वारा, पूर्ण विकिरण उत्तर तापमापी के द्वारा सूर्य का या और अन्य उपग्रहों का, हम अन्य जितने भी तारे हैं उनका तापमान माप सकते हैं किसके द्वारा, पूर्ण विकिरण उत्तर तापमापी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल का तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, ऐसा क्यों। तो देखो जो हमारी पारा है यानी मरकरी है, वो क्या होती है, अगर टेम्परेचर नीचे नेगेटिव में जाने लगता है तो वो जम जाती है। क्यों, क्योंकि वो द्रव अवस्था में होती है और वो क्या होती है, वो जम जाती है। तो देखो अगर पारा का जी बात करें, पारा या मरकरी, पारा का जो गलनांक होता है, पारा का क्या कहते हैं, बर्फ यानी पारा जमने लगती है उसे कहते हैं गलनांक, मतलब अगर वो ध्रुव अवस्था में बदलने लगे। अगर और क्वथनांक क्या होता है, वो उबलने लगे, जिस पॉइंट पर उबलने लगे उसे कहते हैं उबलांक। और क्या बर्फ यानी जमने का, पारा का जो जमना वाला पॉइंट होता है, जम जाता है, पारा जम जाता है किससे पहले, अल्कोहल से पहले। फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है पारा का कम होता है, पारा का कम होता है किसकी अपेक्षा, अल्कोहल की अपेक्षा। अल्कोहल की अपेक्षा। तो अल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कम होता है किसकी अपेक्षा, पारा की अपेक्षा। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब जम जाती है। अगर पारा को हम अगर नेगेटिव टेम्परेचर में ले जाएं, तापमान उसका कम करें, तो पारा जल्दी जम जाती है किसकी अपेक्षा, अल्कोहल की अपेक्षा। इसलिए ठंडे प्रदेशों में पारा की जगह क्या यूज करते हैं, वो अल्कोहल का यूज करते हैं। जैसे हमारा जो बुखार मापने वाला होता है थर्मामीटर, उससे क्या करते हैं, उसमें जो पारा भरी हुई होती है, अगर उसे ठंडे प्रदेशों में जाएंगे तो उस पारे की जगह उसमें क्या होती है, अल्कोहल भरी होती है। क्यों, क्योंकि पारा अल्कोहल से जल्दी फ्रीज हो जाती है। ठीक है। तो क्या होगा, अल्कोहल का जो द्रव्यमांक है वो निम्नतर होता है। क्या होता है, निम्न होता है किसकी अपेक्षा, पारा की अपेक्षा। किसके, पारा की अपेक्षा। ठीक है। अल्कोहल जल्दी नहीं जमता पारा की अपेक्षा, पारा जल्दी जम जाती है कम तापमान पर। बात करें पायरोमीटर, विकिरण पायरोमीटर कितना तापक्रम नाप सकता है। तो पायरोमीटर का यूज होता है, क्या है ये, पायरोमीटर है। इस पायरोमीटर का यूज होता है उच्च ताप को मापने के लिए। किसके लिए, उच्च ताप मापने के लिए, मापने के लिए। तो कितने पर होता है ये, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किस पर, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप क्या हो जाता है, माप सकता है। पायरोमीटर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तक तापमान को माप सकता है। ठीक है।
थर्मोकपल या थर्मोयुग्म द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? जो थर्मोकपल होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं दो सदृश धातुओं से। किसके? दो सदृश धातुओं से बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य का ताप किसके द्वारा माप सकते हैं? तो हमने सूर्य का ताप किससे माप सकते हैं? पायरोमीटर के। किसके द्वारा? पायरोमीटर। और पायरोमीटर किसके लिए काम आता है? ये हाई टेम्परेचर को मापने के लिए। क्या? उच्च ताप को मापने के लिए। उच्च ताप को मापने के लिए, मापने के लिए उस ताप को मापने के लिए किसका यूज करते हैं हम? पायरोमीटर, तापमापी के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से तापमापियों में से किसे पायरो कहा जाता है? पायरोमीटर जो होता है वो क्या होता है? विकिरण तापमापी होता है। वो विकिरण को सेंस करके मापता है। ठीक है, ऐसे हमने देखा होगा थर्मामीटर होता है हमारा, वो जो इससे बुखार मापते हैं उसे को क्या करते हैं? या तो आप मुंह में लगवाते हैं डॉक्टर, या उसे बगल में लगवाते हैं। इससे क्या होता है? यहाँ टेम्परेचर पता चल जाता है, उसे स्पर्श करके पता चलता है। लेकिन जो पायरोमीटर होता है, विकिरण पायरोमीटर जो होता है, वो उसे स्पर्श नहीं करना पड़ता, वो केवल उसके विकिरण को देखकर टेम्परेचर माप देता है। तो किस पर काम करता है ये? विकिरण तापमापी पर। किस पर? विकिरण तापमापी पर। ठीक है, ये क्या करता है? विकिरण को सेंस कर, विकिरण के तापमान को सेंस करके तापमान बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो बात करें, देखो एक फॉर्मूला होता है F-32/9 C/5। एक और होता है 273 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है K-273/5। K-273/5। एक होता है R/4। R/4। ये क्या है? विभिन्न तापमापी। ऐसे फॉरेनहाइट, F मतलब फॉरेनहाइट, और C मतलब सेंटीग्रेड, K मतलब केल्विन, R मतलब रेडियन। ठीक है, हम तापमान को कितने प्रकार से माप सकते हैं? 4 प्रकार से माप सकते हैं। ठीक है, और इन चारों का जो रिलेशन होता है वो ये होता है। अगर मान लीजिए कोई कहे आपसे कि बताइए फॉरेनहाइट में डिग्री कितने बराबर होगी, तो हम क्या रखेंगे? इन दोनों को बराबर रखेंगे और निकाल लेंगे। अगर आपसे कहे डिग्री में और रेडियन में कितना क्या संबंध है, तो वो भी हम आराम से निकाल लेंगे। तो देखो किस में बन रहा है ये रिलेशन? ये बन रहा है हमारा बी वाले में। ये क्या है? 4 प्रकार के हम तापमान की मात्रक क्या है? 4 है। देखो रेडियन, केल्विन और सेंटीग्रेड और फारेनहाइट, हम चारों में क्या करते हैं? टेम्परेचर माप सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल्सियस तापमान पर जल का क्वथनांक और हिमांक होता है। अगर बात करें कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबल जाता है और कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जम जाता है। ठीक है, तो बात करें, देखो क्वथनांक। क्वथनांक मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, मतलब किस डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगता है। तो कितने पर? 100 डिग्री पर उबलने लगता है, और 0 डिग्री पर क्या होता है? बर्फ बन जाता है। ठीक है, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? उबलने लगता है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? जम जाता है। अगर बात करें 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, पानी का जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? उच्च घनत्व होता है। क्या होता है? उच्च घनत्व होगा और निम्न आयतन होगा। निम्न आयतन, ये आपसे पूछ लेता है, क्वेश्चन बहुत पूछता है इसके बारे में, कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही सबसे कम आयतन होता है पानी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य तापमान क्या होगा? सेल्सियस का सूत्र हमने क्या बताया था? K-273, K-273/5 ये होता है। अगर हम इसके निकालें सेंटीग्रेड से, तो अगर इसका रिलेशन जो होता है, अगर बात करें हम केल्विन की, अगर डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर बात करें, तो सबसे जो नेगेटिव या इसे परम शून्य ताप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परम शून्य ताप। परम शून्य ताप मतलब कोई भी वस्तु इससे ठंडी नहीं हो सकती। तो परम शून्य ताप जो होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है? 273 डिग्री सेंटीग्रेड से ठंडी कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। किसमें होता है ये? माइनस में। -273 डिग्री सेंटीग्रेड से ठंडी कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। इसे क्या बोलते हैं? परम शून्य ताप बोलते हैं। ठीक है, याद रखने से। केल्विन ताप को, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। अगर हम केल्विन की बात करें, तो देखो आपको पता होना चाहिए केल्विन को हम कैसे मापते हैं। केल्विन के मतलब K-273 बटे क्या होता है? 5 होता है। अगर बात करें
केल्विन के मान पर। अगर हम केल्विन का मान क्या कह रहा है, मानव शरीर का तापमान। अब मानव शरीर का तापमान आपको पता होना चाहिए कितना होता है। हमारे मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो मानव शरीर का तापमान होता है हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये आपको रिलेशन याद रखना है। तो मान लीजिए अगर बात करें तो जो केल्विन वाला होता है, केल्विन की जो शुरुआत होती है वो 273 से होती है, 273 डिग्री केल्विन से होती है। ऐसे आपने देखा होगा जो डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरुआत करता है, और फॉरेनहीट जो केल्विन वाला होता है उसका पैमाना कहाँ से शुरू होता है, 273 केल्विन से होता है। ठीक है। अगर बात करें वो कर रहा है शरीर का तापमान, तो शरीर का तापमान हमारा कितना होता है, शरीर का ताप, शरीर का ताप, शरीर की ताप की बात करें तो शरीर का ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये पूछ रहा है कि केल्विन में कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इस 37 डिग्री को केल्विन में जोड़ देंगे। तो 273 को अगर हम 37 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 310। तो अगर पूछे कि मानव शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है केल्विन में, देखो 310 डिग्री केल्विन होता है। पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला होता है वो 0 डिग्री से शुरू होता है, लेकिन अगर हमारा जो केल्विन वाला जो होता है तो केल्विन 273 डिग्री केल्विन से स्टार्ट होता है। ठीक है। सबसे जो 0 वाला तापमान क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन होता है। ठीक है, ये याद रखना है। अगर हम 37 डिग्री टेम्परेचर निकालेंगे तो 37 डिग्री 273 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 310 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा ताप सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों उपग्रहों पर एक समान होगा, यानी कौन सा तापमान होगा जो सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों पर बराबर होगा, तो कौन सा होगा, वो हो जाएगा हमारा -40 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे होगा, तो देखो इसे देखते हैं क्या कह रहा है, तापमान सेंटीग्रेड, तापमान सेंटीग्रेड पे कैसे बराबर होगा, तो सेंटीग्रेड का क्या रिलेशन बताया था मैंने, C/5 क्या होता है F-32, फारेनहाइट क्या F-32/9, और C बराबर क्या होता है C/5। अगर हम क्या करें, इन्हें बराबर रख दिया, ये कह रहा है किस तापमान पर बराबर होगा, तो अगर हम बराबर निकालें तो इनकी जो वैल्यू होगी, अगर 40 रख दें, क्या रख दें, 40 डिग्री रख दें, इसमें से फारेनहाइट की जगह हम क्या रखते हैं, 40 रख दें, और C की वैल्यू क्या रख दें, 40 रख दें। देखो -40 है, F की जगह -40 रख दें, -32/9। ठीक है, और C की वैल्यू क्या रख दें, -40/5। देखो क्या हो जाएगी, ये 72 हो जाएगी, -72/9 बराबर क्या हो जाएगा, -40/5। काट दो, देखो 8 पंजे 40, तो -8, 8 पंजे 40 -8, मतलब -40 डिग्री रखने पर फारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यून संभावित तापमान क्या होगा, न्यूनतम संभावित तापमान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, न्यूनतम संभावित तापमान, देखो न्यूनतम संभावित तापमान मैंने बताया क्या हो सकता है, तो न्यूनतम संभावित तापमान होता है हमारा -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हम पहले कर चुके हैं इसे। ठीक है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या कहते हैं हम, इसे बोलते हैं परम शून्य ताप, यानी इससे ठंडी कोई वस्तु नहीं हो सकती। फारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का तापमान 212 फारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा, ये आपको बताना है। अगर हम इसे निकालें, देखो क्या है फारेनहाइट स्केल, तो फारेनहाइट का क्या बताया मैंने, F-22/9, और किस में पूछा, सेल्सियस में, तो सेल्सियस का क्या होता है, C/5 होता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, फारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फारेनहाइट है तो सेल्सियस तापमान पर उसका तापमान कितना होगा, ये आपको बताना है। तो इसकी बात करें, हम क्या करें, फारेनहाइट कितना है, 212 है, तो फारेनहाइट कितना रख देंगे, 212 माइनस क्या है 32/9। ठीक है, बराबर C/5, घटाएंगे तो क्या आएगा, 180 आ जाएगा, 212 में से 32 घटाएंगे 180, 180/9 बराबर C/5 हो जाएगा। 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 20 आ जाएगा, और C बराबर क्या आ जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या आ जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अगर कोई
212 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान है तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा। कितने? 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जो मैंने पहले लिखाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल कितने डिग्री के बराबर होता है? तो कितने डिग्री के बराबर होता है? तो ये होता है सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने के बराबर होता है? तो ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। किसके? 32 डिग्री के बराबर होता है। किसके? 32 डिग्री के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट है। ये कितने डिग्री के बराबर होता है? तो आपको पता होना चाहिए लगभग 37 डिग्री के बराबर होता है, यानी 36.86 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप इसे निकालना चाहें तो उसी से निकाल सकते हैं। किससे? F माइनस 32/9 बराबर C/5। C अपॉन क्या होगा? 5 होगा। अगर हम इसमें क्या करें, देखो मैं इसे करा देता हूं आपको। देखो C/5 होता है। अगर इसमें हम क्या करें, फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 98.4 फ़ारेनहाइट है। माइनस कितना है? 32 बटे कितना है? 9 बराबर C/5 होगा, ठीक है। अगर इसे घटाएंगे तो देखो 8 में से देखो तो 6, 66.4 बटे 9 गुणा 5 बराबर क्या आ जाएगा? C। अगर आप इस C की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 36.89 फ़ारेनहाइट। कैसे आया आपको पता होना चाहिए। फ़ारेनहाइट की जगह हम वैल्यू रख देंगे और निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ़ारेनहाइट ताप मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलने पानी का तापमान होता है। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा उबलता हुआ पानी होता है उस पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड का होता है? तो पानी जो होता है हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है? उबलने लगता है। अगर हम फ़ारेनहाइट पे धरें, देखो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या है? C माइनस 32/9 बराबर C/5 है। तो कितने डिग्री पर पानी उबलता है? 100 डिग्री पर। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालनी है हमें। C माइनस 22/9 बटे 100/5, 100/5, 5 से काट दो तो 20, और फ़ारेनहाइट बराबर निकाल दो तो 20 की 9 से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 180, और 180 में से क्या कर दो? 32 घटा दो, 132 इधर जुड़ जाएगा। क्या होगा? ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो फ़ारेनहाइट बराबर क्या हो जाएगा? 8 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या हो गया? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, ठीक है। कैसे निकाला हमने? आपको पता होना चाहिए हमारा जो पानी होता है वो कितने पर उबलता है। तो पानी का क्वथनांक जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सेंटीग्रेड की जगह C की जगह हम क्या रख देंगे? 100 डिग्री। निकाल लेंगे, मान क्या आ जाएगा? 212 फ़ारेनहाइट आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और मंसूरी में जल का तापमान क्या होगा? तो मंसूरी क्या है? देखो मंसूरी हमेशा मंसूरी पृथ्वी से दिल्ली की अपेक्षा क्या है? ऊंची, यानी पहाड़ी एरिया है। और पहाड़ी एरिया पर क्या होता है? वायुमंडल दाब कम हो जाता है, और वायुमंडल दाब कम होने के कारण पानी वहां जल्दी उबलने लगता है। मतलब पानी जो होगा 100 डिग्री से कम पर ही उबलने लगेगा। क्यों उबलने लगेगा? क्योंकि मंसूरी में क्या होगा? वायुमंडल दाब कम होगा पृथ्वी की दिल्ली की अपेक्षा। पहाड़ी जितनी अगर हम वायुमंडल दाब में अगर ऊपर जाते हैं, पृथ्वी से ऊंचाई पर जाने लगते हैं तो क्या होता है? वायुमंडल दाब कम होने लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो इसे भी हम वैसे ही निकालेंगे। किससे? F माइनस 32/9 बराबर C/5। तो कितना है? 60 डिग्री है तो 60 रख देंगे, 60/5 बराबर F माइनस 32/9। 12 पंजे 60 हो जाएगा। F माइनस 32, 12 ने में 108 होते हैं। 108 और 32 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? 140 हो जाएंगे। तो फ़ारेनहाइट बराबर क्या हो जाएगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। कौन सा हो जाएगा हमारा? ए आंसर हो जाएगा। मतलब एक मनुष्य का तापमान अगर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
किसी मनुष्य का शरीर का तापमान होता है तो कितना होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है, 98 डिग्री, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस नहीं फ़ारेनहाइट में होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या इसे ही बोलते हैं 36.89 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। या इसे अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना मान लेते हैं, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। तप्त जल में थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तप्त जल में थैलों का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो होती है अधिक होती है। क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तप्त जल का मतलब समझते हैं। तप्त जल का मतलब होता है थर्मल प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट जहाँ कोयले से बिजली बनती है, उसमें पानी का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि वह पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल को क्यों लगे जा होते हैं, यानी जो भी धातु की चायदानी है, या आपने देखा होगा जो तवे रोटी बनाई जाए या गर्म किया जाए, गर्म करने से क्या होता है, उसका प्रसार होता है, मतलब फैलती है वो, ठीक है। ऐसे आपने सुना होगा गर्मियों में लोहा फैल जाता है, तो गर्मियों में क्या होता है, फैलता है। फैलने के कारण क्या होता है, उसका प्रसार होता है। अगर देखो कांच का गिलास जो होता है हमारा, उसमें अचानक आप अचानक से तेजी से गर्म, उसमें गर्म पानी डालिए या चाय गर्म लौट दीजिए उसमें, तो क्या होगा, उसका अचानक के साथ प्रसार होगा, और अचानक प्रसार होने के कारण क्या होगा, उसमें दरार आ जाएगी और फूट जाता है। क्योंकि कांच का क्या होता है, अचानक से विस्तारित होता है। मतलब अगर किसी वस्तु को अचानक तापमान बढ़ाओगे तो क्या होगा, उसका विस्तारित हो जाएगा और टूट जाएगा। क्योंकि ऐसे मान लीजिए ये गिलास है, ठीक है, ये गिलास है, कांच का है, आपने इसमें क्या किया, गर्म एकदम घोलता हुआ पानी डाला, तो खोलता हुआ पानी डाला तो इस जगह पे पड़ा, और इस जगह का एकदम तेजी के साथ क्या हुआ, प्रसार हुआ, मतलब इसने अपना साइज थोड़ा बढ़ाया, तेजी के साथ बढ़ाया, और जैसे ही ये बढ़ाएगा तो इसमें क्रैक आ जाएगा, क्रैक आने की वजह से क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, ठीक है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व मैंने बताया 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व सबसे अधिक होता है, और इसी पर क्या होता है, सबसे कम आयतन होता है, सबसे कम आयतन। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन सबसे कम होता है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। जब बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो जल का आयतन क्या होगा? तो देखो, अगर बात करें 0 डिग्री से 4 डिग्री तक, और 4 डिग्री से क्या करें, 10 डिग्री तक, अगर बात करते हैं, देखो 0 डिग्री से 4 डिग्री तक, तो क्या होगा, 0 डिग्री से 4 डिग्री तक क्या होगा, इसका पहले क्या होगा, आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। पहले क्या होगा, आयतन घटेगा। 0 से 4 डिग्री तक क्या होगा, आयतन घटेगा। पहले क्या होगा, घटेगा, घटेगा, पहले घटेगा, घटेगा, और 4 डिग्री पर क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे कम। पानी का जो आयतन होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, सबसे कम होता है, और जैसे ही 4 से 10 डिग्री तक पहुंचेंगे तो फिर बढ़ेगा, फिर क्या होगा, बढ़ेगा, फिर तापमान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखो किसमें है, पहले कम होता है उसके बाद बढ़ता है, ठीक है। तो आयतन पहले क्या होगा, बढ़ेगा, 0 से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन बढ़ेगा, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। यदि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा? तो देखो, अगर 10 डिग्री से क्या करेंगे हम, 4 डिग्री तक ठंडा कर दें, और 4 डिग्री से अगर हम 0 डिग्री तक ठंडा करें, तो ये क्या किसके बारे में पूछ रहा है? अगर आयतन के बारे में पूछ रहा है, देखो सारे में आयतन दिया हुआ है और घनत्व भी दिया है, तो हम देखो दोनों के बारे में बात करेंगे। अगर हम देखें, देखो 10 डिग्री से 4 डिग्री तक जाएंगे तो क्या होगा, हमारा आयतन पहले घटेगा, आयतन क्या होगा, घटेगा, आयतन क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, निम्नतम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निम्नतम हो जाएगा, निम्नतम हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका आयतन। और 4 डिग्री से अगर 0 डिग्री तक जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बन जाता है, और बर्फ का आयतन पानी से अधिक होता है, ठीक है। तो आयतन कब सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे अधिक होता है 0 डिग्री पर, सबसे अधिक। तो देखो किस में बन रहा है ये ऑप्शन, उस वही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा।
तो देखो जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होगा फिर बढ़ेगा, मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होगा, हमारा आयतन कम होगा और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद क्या होगा, फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मी में क्यों फट जाते हैं? गर्मी में क्या होता है, साइकिल के ट्यूब क्यों फट जाते हैं? क्योंकि जब हम गर्मियों में क्या होता है, गैस का प्रसार होने लगता है। ऐसे मान लीजिए ट्यूब में क्या होता है, हवा भरी होती है। अब जैसे ही अगर गर्मी होती आती है तो गर्मी में क्या होता है, हवा का प्रसार होने लगता है और प्रसार होने के कारण क्या होता है, ट्यूब में दबाव बढ़ जाता है और दबाव बढ़ने से क्या होता है, ट्यूब फट जाता है। क्यों फट जाता है? गर्मियों में क्योंकि हवा का प्रसार होता है और प्रसार होने से ट्यूब में हवा का दाब बढ़ जाता है और दाब बढ़ने से क्या होता है, ट्यूब फट जाता है। तो देखो गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है, इसमें तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगर कारण की बात करें तो कारण क्या है कि हवा का प्रसार होता है और प्रसार होने के कारण क्या होता है, हवा का दाब बढ़ जाता है और दाब बढ़ने से ट्यूब फट जाता है। आगे बढ़ते हैं। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु चौड़ाई क्या होगी? देखो अगर कोई कांच की छड़ है, अगर उसे तापमान बढ़ाते हो तो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि जो भी छड़, जो भी धातुएं होती हैं, कांच भी क्या है, एक प्रकार की धातु है। तो जो भी धातु होती हैं वो क्या होती हैं, प्रसार करती हैं, तापमान मिलने पर क्या होती है, प्रसार होती है। तो क्या होगा, लंबाई तो बढ़ जाएगी तो चौड़ाई भी क्या हो जाएगी, अव्यवस्थित हो जाएगी। मतलब कहीं मोटी हो जाएगी, कहीं पतली हो जाएगी, कहीं मोटी हो जाएगी, कहीं पतली हो जाएगी। मतलब इसका जो प्रसार जो होगा चौड़ाई का वो अव्यवस्थित हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों? तो लोलक की घड़ियां का जो आवर्तकाल पता होना चाहिए, ये होता है 2 पाई रूट एल अपॉन जी होता है। क्या होता है, रूट एल अपॉन जी। देखो गर्मियों में क्या होता है, आपको पता ही है कि धातुएं क्या करती हैं, प्रसारित होती हैं। धातुएं प्रसारित होती हैं मतलब धातुओं की लंबाई चौड़ाई में थोड़ी वृद्धि हो जाती है। तो जैसे ही गर्मी पड़ेगी तो देखो इसकी लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी। लोलक की लंबाई बढ़ने से क्या होगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा और आवर्तकाल बढ़ने से घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी, घड़ी सुस्त हो जाएगी। ठीक है, किस कारण हो जाएगी, कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और जिससे जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है और घड़ी सुस्त हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक धातु के ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु के कोटर को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखो धातु कोई भी सही, कोटर क्या होता है, आपने देखा होगा जो बॉलें होती हैं उनमें अंदर एक धातु का मटेरियल लगी हुई होती है। अगर इसे तापमान अगर गर्म होती है, अगर गर्मियां पड़ती हैं तो उसमें क्या होता है, प्रसार होता है और प्रसार होने से क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल पानी टूट जाती है, कि बोतल टूट जाती है, क्यों? तो आपको मैंने बताया, देखो पानी कितने पर जमता है, पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है और इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है। अगर देखो बोतल क्या है, बोतल को आपने नाक तक यानी पूरे मुंह तक भर दिया और जब बोतल भर दिया उसे जमने दिया, पानी जब जमेगा तो क्या होगा, बोतल क्या होगी, बोतल का आयतन तो बड़ा, बोतल का तो आयतन फिक्स है। जब आयतन फिक्स है, पानी का तो आयतन बढ़ेगा जमने के बाद में, जब बढ़ेगा तो जगह कहाँ से आएगी, तो इसलिए बोतल क्या हो जाएगी, फट जाएगी। क्यों फट जाएगी, पानी जमने के बाद क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है, अगला है अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, किसके कारण? ये भी जस्ट वही है, क्यों, जमने के बाद क्या होता है, पानी फैलने लगता है, किसके कारण, क्यों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, दो रेल की पटरियां के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्यों छोड़ा जाता है? देखो गर्मियों में रेल की पटरियों के बीच में थोड़ा जगह देखी छोड़ी जाती है। वो क्यों छोड़ी जाती है? क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, धातु अपना प्रसार करती है, मतलब थोड़ा फैलती है। इसके कारण क्या हो कि अगर जगह नहीं छोड़ेंगे तो पटरियां क्या हो जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी। इसलिए क्या करते हैं, उसे पहले छोड़ते हैं, क्योंकि गर्मियों के समय में धातु क्या होती है, धातु गर्म होकर क्या होती है, फैलती है और ठंडी होकर क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। इसलिए हम पटरियों के बीच में थोड़ा जगह छोड़ते हैं। किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है और झील के अक्षित स्थल पर पानी का तापमान क्या होगा? तो आपको ये याद रखना है कि जितनी भी नदी नाले झील वगैरह होती हैं ठंडे प्रदेशों में, तो उनका तापमान केवल 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही
अगर ऊपर की जो परत होती है, पानी की ऊपर वाली परत होती है, केवल वही परत जमती है और जो नीचे का तापमान होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या रहता है, गर्म रहता है। यानी कि झीलों का पानी जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, इससे नीचे नहीं गिरता है। यानी जितनी झील हैं, तालाब हैं, उनका तापमान, जो तली का तापमान है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं गिरता है। क्यों? आगे बढ़ते हैं। शीतल जल में, शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियां और अन्य जलीय जीव कैसे जिंदा रह जाते हैं। देखो, जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत जमती है, बाकी नीचे की परत क्या होती है, नहीं जमती है। इसके कारण क्या होती है, जीवित रह सकते हैं क्योंकि झील का जो तली का टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं गिरता है। ऊष्मा के संचरण की विधि, ऊष्मा जो हमारी ऊष्मा है वो किस प्रकार से संचरण करती है। तो देखो, इसका एक सीधा सा सिंपल फंडा है। ये क्या है, देखो आपका ये क्या भगोना रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या किया आपने, बर्नर लगाया और आग लगा दी, ठीक है। अब आग लगा दी, इसमें क्या है, आपका पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसमें मैं जे ऊष्मा के चालन की तीनों विधि बताऊंगा। तो देखो क्या होता है, वेपरेट हो रही है, वाष्प है। देखो क्या होता है, अगर मान लीजिए जैसे ही हमने क्या किया, बर्नर जलाया, बर्नर के जलाने के बाद मान लीजिए यहाँ अड़ू अड़ू थे पानी के, ये पानी के अड़ू गर्म हुए और गर्म होकर कहाँ पहुंच गए, ऊपर पहुंच गए। जैसे ही संपर्क, यानी अणुओं के द्वारा अगर ऊष्मा का क्या हो, स्थानांतरण हो, तो क्या होता है, तो होता है चालन। क्या होता है, चालन होता है, ठीक है। अगर पानी ज्यादा गर्म हो जाए, गर्म होने के बाद क्या बन जाए, बाष्प बन जाए, और बाष्प के थ्रू क्या हो जाए, ऊष्मा का स्थानांतरण हो, तो क्या होता है, संवहन होता है। क्या, संवहन होता है, ठीक है। अगर बात करें विकिरण की, जैसे मान लीजिए चूल्हा जल रहा है नीचे, तो चूल्हे के आसपास आपने देखा होगा क्या होती है, गर्मी निकल रही होती है। और ये गर्मी जो होती है, दूर से आप हाथ अगर आप देखते हैं, दूर से अलाव पर भी आग अगर दूर से सेकते हैं, तो वो ऊर्जा कौन सी होती है, विकिरण ऊर्जा। कौन सी, विकिरण। तो विकिरण, अगर किसी भी माध्यम की जरूरत ना पड़े और ऊष्मा स्थानांतरित कर ले, तो क्या होता है, विकिरण होता है। और जिसे अपने ही अणुओं के द्वारा स्थानांतरित किया जाए उसे क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। और जलवाष्प बन के क्या हो जाए, पानी उड़ने लगे, तो उसे कहते हैं संवहन, ठीक है। तो देखो, ऊष्मा के संचालन की 3 विधियां होती हैं, कौन सी, चालन, विकिरण और संवहन, ठीक है। और विकिरण के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ऊष्मा के संचरण की किस विधि को पदार्थ के अणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं ले जाते। तो किस में नहीं ले जाते, विकिरण में। विकिरण को किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही, नहीं, विकिरण को किसी अणु की बात कर रहा है, नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो अणु नीचे थे और अणु क्या हो गए, ऊर्जा मिलने के कारण क्या हुए, ऊपर पहुंच गए। ये क्या कह रहा है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते, स्वयं नहीं जाते, उनमें क्या होता है, ऊर्जा दी जाती, ऊष्मा दी जाती है। उस ऊष्मा के कारण वे क्या होते हैं, ऊपर जाते हैं। ये किसके कारण होता है, चालन के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। द्रव गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न में से किस विधि के द्वारा होता है। दो द्रव में या गैस में जो स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है, संवहन के द्वारा होता है। किसके, संवहन के द्वारा होता है, ठीक है। और विकिरण में किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं पड़ती, आराम से हो जाता है। तो ठीक है, तो आज की क्लास हम रखते हैं यहीं, मिलते हैं आपसे कल। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।